हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 7th भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था जिसका टॉपिक था पर्यावरण। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। तो ये क्लास आपको पता ही है किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये यूपीएससी, सीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी के द्वारा जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में सीडीएस, सीपीएफ, जियो साइंटिस्ट और बहुत सारे जो एग्ज़ाम यूपीएससी लेती है उनके लिए। ठीक है, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और सीटेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आप ये जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरी क्लास जब कभी भी आएगी तो आपके पास एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करता जी क्लास को बेटा। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे। उसके बाद में जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दे रखी है, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दे रखी है बेटा, उसको हम बाद में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, चलिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। इसके अंदर और बाहर जो है परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है या पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। ठीक है, यानी एक परत के ऊपर एक परत है, संकेंद्री। ठीक है, जैसे संकेंद्री क्या होता है, जैसे एक सर्किल होता है, उस सर्किल के अंदर एक सर्किल हम बना दे तो उसको हम संकेंद्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। ठीक है भाई, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपर्टी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हम परपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो जो परपर्टी होती है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बेटा? 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर समुद्री क्षेत्र में हम इसकी बात करें तो मात्र 5 किलोमीटर मोटी है। ठीक है, तो 35 और 5, तो हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, मोटे तौर पे जो परत है उसे हम क्या बोलते हैं? परपर्टी कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे पदार्थों से बनी हुई है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारी पृथ्वी है
और ये महाद्वीपीय संहति में किन पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सिलिका एवं एल्यूमिना। क्या होगा? सिलिका एवं एल्यूमिना। ठीक है, तो बेटा एक बार जो जो भी क्लास को देख रहा है और जो नए छात्र है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। यहाँ पर आपको जो है ऑल NCERT की क्लास मिलेगी, ऑल NCERT की क्लासेज मिलेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, देखो मैं केवल आपको ओरिजिनल NCERT पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और जो जो चीज़ें खास होगी, इम्पोर्टेंट होगी, वो तुरंत बताई जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है महाद्वीपीय संहति में तो है 35 किलोमीटर मोटी, लेकिन यही महासागरों में या समुद्र में जो है कितनी होती है? 5 किलोमीटर होती है। और और महाद्वीपीय संहति में ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ये किससे मिलकर बनती है बेटा? सिलिका से और एल्यूमिना से। ठीक है, याद रखना, सिलिका और एल्यूमिना से। ठीक है, चलिए, इसलिए इसे Cl भी कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय संहति होती है उसमें इस परत को किस नाम से जानते हैं हम? Cl कहते हैं, क्योंकि C का मतलब सिलिका होती है और Al का मतलब एल्यूमिना होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलो। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो जो महाद्वीपीय संहति होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? वो बनी होती है सिलिका एंड एल्यूमिना की, जबकि महासागर की सिलिका और मैग्नीशियम की। और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सी में। सी का मतलब क्या होता है? सिलिका, और में का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखना। मैं दोबारा फिर बता दूं, जो महाद्वीपीय संहति है, जो महाद्वीपीय संहति है वो किससे मिलकर बनती है? सिलिका से और एल्यूमिना से। सिलिका और एल्यूमिना से। ठीक है, याद रखना। जबकि जो महासागर की प्रॉपर्टी होती है वो मिलकर बनती है सिलिका और मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम Cl बोलते हैं और इसको C में बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसके ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, और मेंटल की जो लंबाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? करोड़। ठीक है, याद रखना। देखो ध्यान से एक बार, देखो ये आपका चित्र है, ये हमारी पृथ्वी है टोटल। ठीक है, जो सबसे ऊपर का किनारा है, देखो ये वाली, ये जो बिल्कुल ये वाली जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी के जस्ट अंदर क्या है? स्थलमंडल है। ठीक है, और उसके बाद में मेंटल है, ये जो पीला पीला सा है। ठीक है, और ये करोड़ मेंटल है, ये सीमा है, और ये बाहरी करोड़ है, और ये आंतरिक करोड़ है। बाहरी करोड़, ये जो लाल लाल की बाउंड्री है ना, ये बाहरी करोड़ है, और जो बिल्कुल ये लाल लाल है ये आपका आंतरिक करोड़ है। ठीक है बेटा, याद रखना। तो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने एक तो प्रॉपर्टी को देखा, एक हमने प्रॉपर्टी के नीचे स्थलमंडल को देखा, स्थलमंडल के नीचे हमने ये जो पीला पीला सा इसको मेंटल को देखा। ठीक है, और ये जो है ना ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, रेड से थोड़ा सा ऊपर, ये करोड़ मेंटल सीमा है, और ये जो रेड से जस्ट नीचे की बाउंड्री से ये वाली, ये बाहरी करोड़ है, और ये लाल लाल पूरी आंतरिक करोड़ है। ठीक है, उसके बाद देखो चित्र नंबर 2.2 महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बेटा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है। देखो ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है,
और महासागरीय प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो ये महासागर के नीचे की परत है, इसके ऊपर ही महासागर है। ठीक है, और ये महाद्वीप है, और ये महाद्वीप प्रॉपर्टी, महाद्वीप प्रॉपर्टी जो है महाद्वीप से ऊंची होती है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं हम। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है। ठीक है, किसकी बनी है बेटा? निकल एंड लोहे की बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? नीफे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं, याद रखना। ठीक है, निकल और फेरस, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, जो केंद्रीय करोड़ होती है उसका तापमान क्या होता है बेटा? उसका तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे शैल एवं खनिज। क्या देखेंगे? शैल एवं खनिज। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है, यानी पृथ्वी की जो परत है वो बहुत प्रकार की शैलों यानी चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, यानी वे खनिज पदार्थ जिनसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी प्रॉपर्टी बनी है, वे खनिज पदार्थ जिनसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी प्रॉपर्टी बनी है और जिनसे मिलकर प्रॉपर्टी बनी है, उन खनिज पदार्थों को या प्राकृतिक पिंडों को हम क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। शैल एक तरह से चट्टान होती है। ठीक है, शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ठीक है, चलिए मुख्य रूप से शैल तीन प्रकार की होती है। आग्नेय, इसको अंग्रेजी में इग्निस बोलते हैं। दूसरा अवसादी, सेडिमेंट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। तीसरा कायांतरित, मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शैल चट्टानें कितने प्रकार की होती है आपकी? अगर हिंदी में बात करें तो आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है और कायांतरित चट्टान होती है बेटा। ठीक है, तो शैल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? शैल मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित होती है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इग्निस बोलते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक शैल बोलते हैं। चलिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो चट्टानें बनती है उनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। कौन कौन सी होती है बेटा? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। ठीक है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आग की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा है यही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो लावा होता है, ठीक है, वो पृथ्वी की सतह पर आ जा, फिर ठंडा होकर ठोस बन जा, और प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जब बिल्कुल लिक्विड लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा हो जाता है और एक सॉलिड चट्टान का रूप ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। क्या? बेसाल्ट। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना होता है। दक्कन पठार किससे बना होता है बेटा? बेसाल्ट शैलों से ही बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो द्रवित मैग्मा होता है कभी कभी क्या होता है, वो भूपर्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो बहिर्वेदी आग्नेय शैल क्या होती है? ऐसी शैलें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड मैग्मा होता है
और जब बहा कर के, ठीक है, फ्लो करके वो पृथ्वी की परपरिष्टि पर आ जाता है और फिर ठंडा होकर एक ठोस चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसको हम बहिर्वेदी आग्नेय कहते हैं। ठीक है। जब लावा पृथ्वी के अंदर परपरिष्टि के अंदर गहराई में ठंडा होकर एक चट्टान का रूप ले लेता है, उसको अंतर्वेदी आग्नेय कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट पत्थर होता है वो ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। कैसे सेल का? अंतर्वेदी आग्नेय सेल का। ठीक है। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेलों का एक उदाहरण है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर सेल लुढ़ककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। जब चट्टानें एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। यानी जो चट्टान होती है आपस में रगड़ने से बारीक बारीक कणों में टूट जाती है और इन बारीक कणों को हम अवसादी बोलते हैं या अवसाद बोलते हैं। फिर हवा या जल के माध्यम से ये एक जगह इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और भूगर्भिक घटनाओं के कारण ये एक परत का रूप ले लेते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेटा सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो सेल है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए होता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू बनाने में, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट करने में, 5 पत्थर का प्रयोग गिट्टी बनाने में। आप अपने दादा दादी, अपने पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। आओ करके सीखते हैं। सीख लिए हमने, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा अगला है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो चट्टानें होती है वह किसी प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अवसादी सेल में बदल जाती है। ताप एवं दबाव के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में बदल जाती है। तो आग्नेय सेल, फिर अवसादी सेल, फिर कायांतरित सेल। ठीक है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती है। अगर ताप और दाब ज़्यादा करते हैं तो कायांतरित सेल पुनः पिघलकर जो है मैग्मा में बदल जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। एक चक्र दे रखा, देखो ध्यान से ये रेड रेड से जो आप देख रहे हैं ये मैग्मा है। ठीक है। उसके बाद आग्नेय सेलों में ये बदल गया। आग्नेय सेल अवसादी तल छटे में बदल गई। देखो ये आग्नेय सेल है, ये छोटे छोटे पीस में टूट गई, ये टूट गई। उसके बाद
ये फिर अवसादी सेलों में मतलब जो है बदल गई, ठीक है। और अवसादी सेल जो है कायांतरित सेलों में बदल गई। देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो किसी जगह धरती में उद्गार हुआ, मैग्मा बाहर आया, लावा, और बाहरी सतह पर यह ठंडा हो गया, ठीक है। तो उससे जो चट्टानें बनी वो आग्नेय चट्टान बनी। फिर ये आग्नेय चट्टान आपस में रगड़ के जो है छोटे छोटे कणों में टूट गए, जिनको अवसाद बोलते हैं। जल के द्वारा या पानी के बहाव के द्वारा इनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया गया और एक जगह पर ये इकट्ठा हो गई, और फिर हजारों सालों बाद में, ठीक है, ठीक है, हजारों सालों बाद में जो है ये एक परत का रूप ले लेते हैं, और वो परत क्या बनती है बेटा आपकी, ये अवसादी सेल बनती है। फिर इस पर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, प्रेशर मतलब दाब के कारण, ये अवसादी सेल जो है आपकी ये कायांतरित सेल में बदल जाती है, ठीक है। और फिर कायांतरित सेल जो है अत्यधिक तापमान और प्रेशर के कारण जो है टूट जाती है और फिर मैग्मा में बदल जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला होता है। कोयला भी 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, पीट कोयला होता है। तो 4 प्रकार का कोयला आपने देखा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है बेटा, एंथ्रासाइट होता है, याद रखना। जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 90% से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस होती है, जैसे आपकी एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है, याद रखना। पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी जो है ये एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की प्योर एक्सरसाइज है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम एक बार फिर दोबारा भी देख लेते हैं जो जो हमने छोड़ा था, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये क्लास आपकी जो है यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, ऑल स्टेट पीसीएस, सीयूईटी, या फिर एनटीए नेट ज्योग्राफी से, एसएससी और स्पेशल सीटेट, इन सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले क्या था, ये पॉइंट हमारा, क्या आप जानते हैं, पॉइंट नंबर 1, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। दुनिया की जो सबसे गहरी खान है वो कौन सी है, ये दक्षिण अफ्रीका में बेटा, और उसकी गहराई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पृथ्वी के केंद्र पे जाना है तो बेटा आपको जो है समुद्र की सतह पर जाकर 6000 किलोमीटर अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी। 6000 किलोमीटर अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये असंभव है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। पृथ्वी का जो टोटल आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा ही हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, हमारी भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है वो प्रॉपर्टी है। मान लो ये हमारी भूमि है, ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली जो मैंने खींचे ड्रॉ करी, ये वाली, ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो पृथ्वी का जो टोटल आयतन है, पृथ्वी का जो टोटल आयतन है उसका केवल मात्र 1% ही आपकी प्रॉपर्टी है।
84% मेंटल एवं 15% हिस्सा करोड़ का है। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, याद रखना। आगे देखो, इग्नियस, ये लेटिन शब्द इग्निस से मिलके बना है। इग्नियस जो है लेटिन शब्द इग्निस इग्निस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है अग्नि। तो इग्नियस जो है एक लेटिन शब्द है, ये इग्निस से मिलके बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लेटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो इग्नियस लेटिन शब्द है, सेडिमेंट्री लेटिन शब्द है। इग्नियस अग्नि, इग्नियस का मतलब अग्नि होता है, सेडिमेंट्री का मतलब स्तर होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब रूप परिवर्तित करने वाला होता है। ठीक है बेटा। आगे है जीवाश्म क्या होते हैं? तो सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद कुछ और खास हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, क्लास 7th ज्योग्राफी का। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है ये हमने कवर कर लिया है बेटा, और इसको हमने केवल रीडिंग के तौर पे किया है। ठीक है, तो सारी क्लास एनसीईआरटी की आपको यहीं पर मिलेगी, बशर्ते आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को रिकमेंड कीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जो यूपीएससी एसएससी सीटेट है ना, नेट सीयूटी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।